आज रीजनिंग का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? तर्क शक्ति। तर्क तर्क का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, शक्ति का मतलब होता है पावर। जैसे ही रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में स्टूडेंट के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या रीजनिंग एक सब्जेक्ट है? तो आप बताइए, क्या रीजनिंग एक सब्जेक्ट है? अगर रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता तो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे रीजनिंग से आपकी मुलाकात हुई होती, लेकिन रीजनिंग को आपने ना तो स्कूल लेवल पे देखा है और ना कॉलेज लेवल पे देखा है। इसका मतलब रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता तो रीजनिंग से पीएचडी किया जा सकता था। अगर रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता तो जिस प्रकार से 10th के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें रीजनिंग भी एक सब्जेक्ट होता। अगर रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता तो रीजनिंग से ऑनर्स किया जा सकता था, लेकिन ना तो रीजनिंग 10th में है, ना अंडर ग्रेजुएशन में है, और ना इससे पीएचडी किया जा सकता है, ना ऑनर्स लिया जा सकता है। इसका मतलब रीजनिंग एक सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग को एक विषय की संज्ञा, रीजनिंग को एक विषय की उपाधि दिया गया है। रीजनिंग को एक विषय की संज्ञा दिया गया है और रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग याद रखिएगा, रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे बैंक, एसएससी, दरोगा मेंस, बीपीएससी। इस प्रकार के एग्जाम में आपको रीजनिंग से मुलाकात होता होगा। समझिएगा, रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है रीजनिंग का, उसे हम लोग कहते हैं वर्बल रीजनिंग। कौन सा रीजनिंग होता है? वर्बल रीजनिंग। दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग। नन लग गया, क्या लग गया? अब समझिएगा, याद रखने का तरीका है। गांव देहात में नहीं कहते भर पेट खाना खाओ, भरबल। क्या नाम है? भरबल। भरबल का हिंदी होता है भाषिक। अगर भरबल का शुद्ध हिंदी जानेंगे, शुद्ध हिंदी होता है भाषिक। भाषिक का इंग्लिश होता है लैंग्वेज। अर्थात जिस रीजनिंग में भाषा छिपा हुआ हो, क्या छिपा हुआ हो? भाषा, उसे हम लोग वर्बल रीजनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसा पढ़िएगा जिसमें भाषा पर आधारित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नैना ने कहा, वो मेरे दादा के एकलौते बेटे का बेटा है। तो बताइए नैना का लड़का के साथ क्या संबंध है? अर्थात मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने भाषा के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं। इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग उस रीजनिंग को कहते हैं जिसमें भाषा छिपा हुआ हो। क्या छिपा हुआ हो? भाषा। राम पूरब की ओर गया, 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूम गया, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूम गया। बताइए राम का मुंह अंत में किस दिशा की ओर है? इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को आपके पास भाषा के द्वारा समझा सकता हूं। इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग। वर्बल का मतलब होता है अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। भाषा पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो बच्चा बोला सर ये नन वर्बल क्या होता है? नन लग गया है, इसका मतलब हो गया अभाषिक। भाषिक। अभाषिक का मतलब हुआ गूंगा। अभाषिक का मतलब गूंगा, जिसके पास कोई भाषा ना हो, जिसके पास कोई भाषा ना हो। अभाषिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फिगर पर आधारित क्वेश्चन। फिगर मतलब चित्र। फिगर मतलब चित्र। आप नवोदय की तैयारी किए होंगे,
यदि नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक की सबकी तैयारी किए होंगे, उसमें रीजनिंग में केवल और केवल उस समय में हम लोग फिगर वाला ही क्वेश्चन पढ़ते थे, तो वो नन वर्बल रीजनिंग था। पहले 2012 से पहले एग्जाम का पैटर्न में 80% नन वर्बल था, अब 20% वर्बल था। लेकिन 2012 के बाद जैसे जैसे एग्जाम का मोड चेंज होता गया और सिस्टम ऑनलाइन होता गया, नन वर्बल का पल्ला धीरे धीरे झुकता गया और वर्बल का पल्ला धीरे धीरे उठता गया। अब यह हाल हो गया है, इसका नाम है वर्बल, इसीलिए भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे अधिक किससे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन? वर्बल। नाम क्या है इसका? वर्बल। वर्बल का मतलब भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। नन लग गया, इसका मतलब बहुत कम पूछ रहा है। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो 80% क्वेश्चन आपका वर्बल रीजनिंग से रहेगा और केवल 20% क्वेश्चन ही आपका नन वर्बल सिलेबस में आप रह गया। लेकिन अगर आप बैंक के स्टूडेंट हैं तो बैंक में नन वर्बल रीजनिंग पूछना ही खत्म कर दिया। बैंक में नन वर्बल रीजनिंग पूछना बंद कर दिया। बैंक को छोड़ करके अगर आप किसी भी कंपटीशन की बात कीजिएगा, अगर उसमें रीजनिंग है तो रीजनिंग का यही सिलेबस बटता है। 75 से 80% आपका रहेगा वर्बल रीजनिंग और 20 से 25% रहेगा आपका नन वर्बल रीजनिंग। अर्थात यदि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 20 रहेगा आपका वर्बल और 5 क्वेश्चन रहेगा नन वर्बल। क्या कोई दिक्कत? तो आप लोग बोलिएगा रीजनिंग कितने भागों में बांटा गया? पहला आवाज लग रहा है सब भोज में नहीं निमंत्रण उतार देते हैं, तो बोलिएगा पहला वर्बल, पहला। और दूसरा आप लोग बोलिएगा चित्र किस में रहेगा? वर्बल में। इसमें क्या रहेगा? भाषा। क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगा? चित्र रहेगा। अब समझिएगा, ये आप बुक देख रहे होंगे, ये एस-चांद पब्लिकेशन का बुक है। एस-चांद पब्लिकेशन की बात करेंगे तो एस-चांद पब्लिकेशन, आप लोग बचपन में मैथ पढ़े होंगे, एस-चांद पब्लिकेशन का डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल मैथ पढ़े होंगे, जो एस-चांद पब्लिकेशन के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। तो एस-चांद पब्लिकेशन बुक, ये हम बुक अपने से लिखे हैं, जिसको लिखने में 2 साल का करीब मेहनत है। अब पूरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो 2024 तक अपडेटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इस बुक में है। पूरी रीजनिंग आप समझ सकते हैं। अगर इस बुक को कमांड कर लिया जाए तो आप बिलीव रखिएगा, आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस बुक को लिखे हैं 2 साल का समय लगा है और 7 राइटर इसको वेरीफाई किया है, तब जाकर के ये बुक का निर्माण हुआ है। 7 राइटर एक साथ बैठ करके वहां एस-चांद के पास देखता है कि क्या कंटेंट में दम है, तब जाकर के एस-चांद पब्लिकेशन का बुक, कहीं नहीं कोई नहीं राइटर है एस-चांद का, लेकिन एस-चांद पब्लिकेशन का बुक जो है वह 7 राइटर के द्वारा वेरीफाइड होता है, तब जाकर के बुक का निर्माण होता है और दिल्ली से बुक वहां से तैयार होता है। तो इस बुक में आपका सारा वर्बल रीजनिंग, वर्बल का मतलब भर भर करके दिए हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर उल्टाइएगा तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपको इस बुक से मिलेगा ही मिलेगा। सारा PYQ क्वेश्चन है, TCS पर आधारित है। नन वर्बल रीजनिंग की बात कीजिएगा तो नन वर्बल भी सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो आप बोलिएगा रीजनिंग जो 2 भागों में बांटा गया है, पहला है उसका वर्बल और दूसरा नाम है नन वर्बल। वर्बल अर्थात वर्बल का एक एग्जाम्पल लेंगे तो वर्बल रीजनिंग समझिएगा, वर्बल का मतलब होता है भाषा, जिसमें क्या छिपा हो? भाषा। फॉर एग्जाम्पल आप पटना जंक्शन आए, कहां आ गए? और वहां से आप सोच करके चले थे कि विशाल मैथमेटिक्स में ही जाना है पढ़ने के लिए। कहां जाना है? आप पटना जंक्शन में खोज रहे हैं कि विशाल मैथमेटिक्स कहां पर है, आपको एक बोर्ड मिल गया कि विशाल मैथमेटिक्स आगे है, विशाल मैथमेटिक्स आगे है। इस बोर्ड को देख करके आप आगे की ओर मूव कीजिएगा या पीछे की ओर? आप आगे की ओर मूव इसलिए किए क्योंकि आपने भाषा के द्वारा इस बातों को समझा कि विशाल मैथमेटिक्स आगे है। यहां लैंग्वेज था,
इसलिए आप आगे की ओर मूव किए। अगर मैं इसकी बात करूं तो नन भर्बल में भाषा नहीं रहेगा। विशाल मैथमेटिक्स एरो, एरो का आना मतलब फिगर, एरो का आना मतलब फिगर, फिगर मतलब चित्र। इस एरो को देखकर आप आगे की ओर चलिएगा कि पीछे की ओर? आप इसमें भी आगे की ओर चले, आप इसमें भी आगे की ओर चले, लेकिन इसका पैटर्न चेंज हो गया। यहां पर आपको भाषा के द्वारा समझाया गया, यहां पे आपको चित्र के द्वारा समझाया गया। अर्थात वी कैन से दैट रीजनिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड verbal, verbal a question based on language is called verbal reasoning. Another one is called non-verbal, non-verbal in which only and only we study about a figure is called non-verbal reasoning. तो सीबीएसई वाले बच्चे और बिहार बोर्ड वाले बच्चे, आपको टेंशन नहीं लेना, बाइलिंगुअल आपका पढ़ाई होगा। अब थोड़ा सा बातों को समझते हैं। ये हो गया आपका सिलेबस। उतारना है, एक बार पहले आप उतार लीजिए इसको। सभी विद्यार्थी जिनको उतारना है आप एक बार उतारिए। पीछे दिखता है जे? हो गया। अब थोड़ा सा बातों को समझिएगा। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। फाउंडेशन का मतलब आप देखते होंगे जब घर को बनाया जाता है तो पटना में अगर आप घर को देखते होंगे बनाने के लिए, या घर गांव में भी घर बनता है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका जो नींव होता है, उसका जो अंदर से बेस को तैयार किया जाता है, उसको बनाने में बहुत समय का लग जाता है। उसी प्रकार से समझिएगा, हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब होगा रीजनिंग 7 महीना में खत्म होगा। कितने महीना में? इस 7 महीना में आपका कंप्लीट रीजनिंग खत्म होगा और 0 लेवल से स्टार्ट होगा हर एक चीज। और क्या उपदेश है पढ़ाने का, क्या तरीका रहेगा समझिएगा, और आपको क्या करना है, क्या विद्यार्थी में कमी होता है, क्या स्ट्रांगनेस होता है समझिएगा। सबसे पहली बात समझिएगा, कंपटीशन में कॉपी जो बनाइए, कॉपी फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि खाने पीने में 2 रुपया अगर कम भी खर्चा करेंगे, अच्छे कपड़ा नहीं भी पहनेंगे, स्ट्रगल का समय है, संघर्ष का। मीट मछली मुर्गा थोड़ा सा कम खाएंगे, लेकिन पढ़ाई में कॉपी कलम सही होना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में यही कॉपी चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक का यात्रा करवाता है। बात सही की गलत है? और कॉपी इतना सुंदर होना चाहिए, और लाल कलम से हमेशा क्वेश्चन लिखिएगा।
हम विद्यार्थी जीवन में एक चीज का अनुभव किए हैं कि जो विद्यार्थी केवल और केवल सॉल्यूशन लिखता है कॉपी में, उस विद्यार्थी का रिवीजन फास्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन खोजना पड़ता है उधर, सॉल्यूशन है उधर, थ्योरी है उधर, और कॉपी कहीं और है, मतलब वो अपने पास नहीं है। तो याद रखिएगा, नोट्स हमेशा ब्लैक कलर से, क्वेश्चन लाल कलर से और सॉल्यूशन ब्लू कलर से। हमेशा जो भी क्वेश्चन हो उसको उतारने का समय देंगे। 5 ही क्वेश्चन रहेगा कॉपी पे जो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पांचों सही तरीका से कॉपी पे होना चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको समझ में आए। किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कॉपी पे उतना ही उतारना है जितना में रिवीजन में समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे डाइस में अगर हम 100 क्वेश्चन कराएंगे और आप समझ गए हैं 5 क्वेश्चन में, सारा वैसी का टाइप है, 5 क्वेश्चन को ही कॉपी पे उतारना है। फिर नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसका भी 5 ही क्वेश्चन को उतारना है। टीचर का काम होता है ज्यादा पढ़ा देना, ताकि कहीं से भी पूछे तो बच्चा एग्जाम में ना रुके। और बातों को समझिए, कॉपी नया होना चाहिए और कलम 3 रुपया वाला कलम नहीं, लिंक ग्लेशियर कलम या 6 से 7 रुपया वाला कलम से लिखिए। कारण क्या है कि 3 रुपया वाला कलम से नहीं लिखना चाहिए कि पानी का जब समय आता है बरसात का, तो 3 रुपया वाला कलम से आप कितना भी मेहनत कर दीजिएगा, उसका छपाई इस पट्टी से उस पट्टी दिखाई देने लग जाता है। लेकिन अगर कलम सही हो, उसका छपाई इस पट्टी से इस पट्टी दिखता नहीं। इसलिए कलम 3 रुपया वाला कलम से बचिए। और बातों को समझिएगा, पढ़ाई के दरमियान में करना क्या है। सभी विद्यार्थी थोड़ी सी बात को समझिए, इसको हटा दे ना। समझिएगा, किसी भी इंसान का सफल अगर स्टूडेंट है, 3 चीज जरूर मायने रखता है। पहला, नॉलेज। दूसरा, पहला नॉलेज से भी पहला हो गया ऊपर में सक्सेस बराबर एम। सक्सेस बराबर एम। एम का मतलब लक्ष्य। नॉलेज के बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद हो गया कंप्लीट सेट प्रैक्टिस। ऑनलाइन या ऑफलाइन टिल एग्जाम। बातों को समझिएगा, सरकारी नौकरी लेने के लिए ये 3 चीज में से एक भी चीज कम हो गया। कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे, बच्चा आता है पटना में, लॉज में भी थोड़ा सा आप गौर किए होंगे, 4 साल लग गया, 5 साल लग गया, 10 साल लग गया, कुछ तो डिमेरिट रह जाता है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं वो छूट रहा है। उसी डिमेरिट पे आज हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समझिएगा, अगर लाइफ में सबसे पहली बात है सफल होना है, तो आपके पास एक निश्चित एम होना चाहिए। एम का मतलब होता है लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो क्लास आइएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई होगा, थोड़ा सा बारिश हो जाएगा, आप कहिएगा दोस्त आज पकोड़ा खाने का इच्छा कर रहा है, 20-20 रुपया चंदा करो, क्लास छोड़ देते हैं, कल जाएंगे। अगर लक्ष्य नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाएगा, आप क्लास नहीं आइएगा। तो सबसे पहला चीज होता है लक्ष्य। इसलिए कहा गया है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़ा से बड़ा तूफान भी थम जाता है यदि लक्ष्य हो किसी इंसान के सीने में। समझ रहे हैं ना, जब तक आपके पास लक्ष्य ना हो तो इंसान एक मृत व्यक्ति के जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, पटना में पढ़ सब रहा है, क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन का जो बोल रहा है कि बच्चा तैयारी कर रहे हैं, वही बच्चा पटना में
5 साल 10 साल से रह रहा है, क्योंकि उसको अभी तक ये नहीं पता चला है जनरल कंपटीशन में सबका सिलेबस में कुछ ना कुछ क्लियरिटी अलग है। सीजीएल में रीजनिंग हल्का पूछता है, एमटीएस में रीजनिंग हल्का पूछता है, सीएचएसएल में रीजनिंग हल्का पूछता है, बैंक पीओ में रीजनिंग, सीएचएसएल यहां है, सीजीएल यहां है, बैंक पीओ में रीजनिंग आकाश के ऊपर पूछता है। रेलवे में सीजीएल से ज्यादा हाई क्वालिटी का रीजनिंग रहता है। सिलेबस सबका अलग अलग है, लेकिन बच्चा कह देता है एक लाइन में हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आपके पास एक प्रॉपर लक्ष्य होना चाहिए। हमको सीजीएल करेक्ट करना है तो सीजीएल का 100 सेट लगाएंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद एक सेट सुबह एक सेट शाम लगाना है, और देखिए कैसे आपका तैयारी सही मार्गदर्शन में होगा। अब लक्ष्य की थोड़ी सी बात करते हैं, समझिएगा। लक्ष्य, बिना लक्ष्य का आदमी और विथ लक्ष्य एम के साथ आदमी में क्या डिफरेंस होता है। दो दोस्त था। कितने दोस्त थे? एक दोस्त को बुखार लग गया 102 डिग्री का। दूसरा दोस्त बोला बुखार वाले दोस्त को, आज तुमको दौड़ना होगा। किसको बोला? बुखार वाले दोस्त को, कि आज तुमको दौड़ना होगा। वो 102 डिग्री वाला दोस्त कहता है, रे पगला बरमझट्टा, तू पगला गया है, ये बुखार है 102 डिग्री का, चल नहीं सकते हैं। चलने का तो छोड़ दो, इस टेबल पे जो बैठे हैं टेबल से खड़ा नहीं हो सकते हैं, और तुम हमको दौड़वा देगा। कहा आज जो हो जाए तुमको दौड़वा करके ही छोड़ेंगे। कहा नहीं, हमको नहीं दौड़ना है। कहा तुमको दौड़वा कर छोड़ेंगे। कुछ नहीं किया। एगो पागल कुत्ता जो पूरा गली का पागल था, उसको उसके पीछे छोड़ दिया। आप जिसको 102 डिग्री का बुखार है, वो इस रफ्तार में दौड़ा, अगर वो सही मायने में दौड़ता तो ओलंपिक जीत सकता था। आप थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या हुआ इससे पहले जो दौड़ नहीं सकता था, और क्या हो गया उसके बाद जो दौड़ना शुरू किया तो ओलंपिक के जैसा दौड़ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मन में ऐसा था कि मेरे पास 102 डिग्री का बुखार है, हम दौड़ नहीं सकते हैं। कोई लक्ष्य एक सामने में नहीं था। लेकिन जैसे ही कुत्ता छोड़ दिया, उसके सामने में एक लक्ष्य आ गया। अगर ये कुत्ता हमको पकड़ लिया तो मेरा पिछवाड़ा काट लेगा। बुखार तो 3 दिन का मेहमान है, कुत्ता काटा तो पूरा इंजेक्शन, अब प्लस में हमको लगता है कि 2-3 साल तक बेड रेस्ट में रहेंगे। तो अब इसको कुत्ता का जो डर हुआ, इस रफ्तार में वो भागना शुरू कर दिया कि समझिए कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता था वो दौड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा लग रहा था कि हम दौड़ नहीं सकते हैं, और एक लक्ष्य उसको दौड़वाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर आपके पास एम नहीं रहेगा तो आप कभी सुबह 6 बजे सो के नहीं उठ सकते। अगर आपको दिल्ली जाना होता है, ट्रेन का टाइम सुबह 4 बजे है, उसके लिए नींद खुल जाता है 1 बजे राते में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य है कि हमको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ना है। इसलिए जनरल कंपटीशन में सबसे पहली बात होता है कि आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए कि हम तैयारी क्या चीज का कर रहे हैं। अब विश्वास मानिए, अगर एक ही चीज का तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहली बात है एक लक्ष्य को तैयार कीजिए और उसी चीज के बारे में दिन और रात सोचिए। लेकिन यहां बच्चा कुछ अलगे सोचने लग जाता है। बच्चा सोचता है बिहार कहिया होगा, बिहार होगा, इसके बाद कहां जाएंगे घूमने। तो अलगे अलगे बात मन में पक रहा है। काहे कि ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं। उस चीज का नाम क्या है? लक्ष्य। तो लक्ष्य के बाद जो है आपको ज्ञान क्या करना है? उस चीज का नॉलेज, जो चीज का आप लक्ष्य लिए हैं उस लक्ष्य में, फॉर एग्जाम्पल आपको तैयारी करना है सीजीएल का, उसमें सिलेबस क्या है उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए और उसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कैसे होता है? नॉलेज जो सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए प्रतिदिन क्लास आना होगा। इसीलिए क्लास को ऑनलाइन किया गया है, क्योंकि बच्चा अगर 2 दिन के लिए घर जाना पड़ जाए, कॉलेज का काम में फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ जाए, वो बच्चा ऑनलाइन भी वीडियो देख करके पढ़ लेगा। क्लास छूटना नहीं चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपको पूरा सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। अब विद्यार्थी में होता क्या है ना, नॉलेज का अभाव होता है।
और डायरेक्टे चल जाएगा सेटे प्रैक्टिस करने के लिए। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आ नहीं रहा है, वो कहेगा सेट प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। वो कब होता था? वो 2015 से पहले होता था कि बच्चा पटना में आया, उस सिलेबस कवर नहीं किया, वो केवल कोचिंग में सेट मारते 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 एक जॉब को लेकर चला गया। कब? 2015 तक। क्योंकि उस समय सिलेबस में कोई हैवीनेस नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि उस समय में जनसंख्या में भीड़ का थोड़ा सा कमी था। RS अग्रवाल बुक पढ़ लीजिए, एगो SPD लूसेंट पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ लीजिए, रेलवे का नौकरी आपका है, इतना फिक्स। लेकिन 2018 से इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, कारण क्या हो गया? 2014 से लेकर के 18 तक में वैकेंसी नहीं आया। एकाएक 2018 में जो वैकेंसी दिया, एकाएक भीड़, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक साल 2 करोड़ विद्यार्थी जनरल कंपटीशन के लायक हो जाता है प्रत्येक साल। तो भीड़ बढ़ता गया और फॉर्म की भी संख्या बढ़ता गया भरने वाला का, इसलिए सिलेबस थोड़ा सा अब हाई लेवल का पूछना शुरू कर दिया है। इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, और नॉलेज के बाद याद रखिएगा, नॉलेज हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा गया SSC GD का एग्जाम देने के लिए, वो बोला कि सर नॉलेज तो था, लेकिन हम मैथे रीजनिंग बनाने में 1 घंटा लग गया, GK GS हिंदी को देख नहीं पाए। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण था? कारण ये था, नॉलेज उसके पास सारा था, समय का अभाव हो गया जो वो प्रैक्टिस नहीं किया था। तो नॉलेज का होना और एग्जाम के अनुसार प्रैक्टिस भी होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है बनाने के लिए, ये आपका नॉलेज है, आप कितना जल्दी बना सकते हैं, ये आपका प्रैक्टिस है। बात सही है कि गलत है? प्रैक्टिस की अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, प्रैक्टिस एक ऐसा औजार है जो एक कमजोर से कमजोर आदमी को शिखर तक पहुंचा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे प्रैक्टिस के ऊपर, समझिएगा। सबसे मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो, जो MF हुसैन से भी बड़ा पेंटर थे, भारत के बड़े चित्रकार थे MF हुसैन। MF हुसैन से भी बड़ा पेंटर का नाम था पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो एक दिन न्यूयॉर्क के गली से गुजर रहे थे, एक महिला पाब्लो पिकासो को पहचान गई और समझ गई कि यही पाब्लो पिकासो है, वर्ल्ड का फेमस पेंटर। बोली, सर वुड यू लाइक टू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? क्या आप मेरे लिए कुछ चित्र बना सकते हैं? पाब्लो पिकासो शुरू में इनकार किया, लेकिन महिलाओं से जीतने का शक्ति ना तो शिव जी के पास है न राम भगवान के पास है। पाब्लो पिकासो बेचारा लाचार हो गया, कहा गो एंड ब्रिंग अ पेन एंड पेंसिल। महिला भागी भागी गई और एक पेज और एक पेंसिल ला करके दी। आपको विश्वास नहीं होगा, केवल 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पाब्लो पिकासो पेंटिंग बना करके दे दिया। और वो पेंटिंग जो पाब्लो पिकासो 30 सेकंड में बनाया, वो पेंटिंग 50 लाख रुपया का था। 30 सेकंड का पेंटिंग 50 लाख रुपया का था। महिला शॉक्ड हो गई। हाउ कैन ए पर्सन पेंट ए पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीज ओनली इन 30 सेकेंड? कैसे कोई इंसान मात्र 30 सेकंड में 50 लाख रुपया का पेंटिंग बना सकता है? महिला को लगा कि ऐसा लग रहा है कि मजाक हो रहा है मेरे साथ। महिला 3-4 म्यूजियम में गई और वहां पर पेंटिंग का दाम पता की। सारा इंसान बोला कि हाँ मैम, इस पेंटिंग का आपको 50 लाख रुपया मिलेगा। महिला सोची, साला बिहार में ग्रुप डी का तैयारी 5 साल करो तो 50,000 मिलता है महीना, काहे नहीं इसी के पास जा करके सीख लेंगे। नहीं, 30 सेकंड मेरे पास समय का कोनो अभाव है, 30 मिनट 50 लाख रुपया तो मिलेगा। खोजते खोजते पाब्लो पिकासो के पास गई। अब बोली कि सर, ये जो पेंटिंग है, क्या इस पेंटिंग को बनाने की कला को हमको भी सिखा दीजिएगा? जो कहिएगा वही मतलब पैसा देंगे आपको सिखाने का चार्ज। पाब्लो पिकासो बोला, लुक लेडी, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं,
30 सेकंड में 50 लाख रुपया का, इसे सीखने में मुझे 30 साल लग गए। कैसे साल लग गए? 30 साल का मेहनत था। इसके बाद ये सीखा कि पेंटिंग कैसे 30 सेकंड में बनता है 50 लाख रुपया का। तो प्रैक्टिस इंसान को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचा सकता है। इंसान आंख बंद करके भी जब तीर चला सकता है और सही निशाना पे चलता है, तो आप लोग एक जनरल कंपटीशन क्यों नहीं निकाल सकते? कहा जाता है अगर जनरल कंपटीशन पहाड़ है तो आप भी मांझी है, और हथौड़ा लेकर उस पहाड़ को तोड़ देना है, और जनरल कंपटीशन कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। मेहनत करना चाहिए। कहा जाता है ना, मुश्किलों से है मोहब्बत हमें, वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे तो ख्वाब हकीकत भी बन जाएगा। तो सारा कंपटीशन आपसे निकलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा हथियार होता है। 2007 ईस्वी में ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रेड हॉग बहुत नवसिखिया खिलाड़ी था उस समय में, और अंदर से बहुत खुश हुआ कि आज क्रिकेट, हु इज द फादर ऑफ द क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, उसको हम आउट कर दिए। एक बॉल लेकर के गया, एक मार्कर लेकर के गया, कहा कि सर वुड यू लाइक टू गिव एन ऑटोग्राफ प्लीज। सचिन तेंदुलकर एक मार्कर लिया और बॉल लिया, और उस मार्कर लेकर के लिख दिया बॉल पर कि ये पल तेरे जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। इसको लिखने के पीछे ऐसा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर घमंडी था। इसको लिखने के पीछे ऐसा था कि सचिन तेंदुलकर के अंदर एक आत्मविश्वास था कि आज मेरे अंदर कुछ कमी है, जो एक नया लड़का हमको आउट कर दिया। उस कमी को बाहर निकालने के लिए वो दिन रात प्रैक्टिस किया, और 2007 के बाद जब तक ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर साथ में खेला, वो पल जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आया कि ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को आउट कर दे। आज आप लिख दीजिएगा कि 2026 में सरकारी नौकरी लेना है, और उस चीज को कायम करने के लिए पूरा संपूर्ण रूप से आपको मेहनत करना होगा। लेकिन ना, मेहनत कौन करता है? एनआईटीवी घूमना है, चिड़ियों घर जाना है, रोड पे 2-4 गो बच्चा एकदम आता है, पटना में 1 साल रहता है, वो सोचता है आईफोन ले ले, 2 गो फसाइयो ले। तो ये सब करने पटना आए हैं। तो आप प्रैक्टिस आप कर लिए, क्या प्रैक्टिस से हो जाएगा जॉब निकल जाएगा? नहीं। प्रैक्टिस के बाद आपने तो केवल एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस किया। कब? जब टीचर पढ़ा रहे थे तब। जब पूरी सिलेबस कंप्लीट रूप से खत्म हो जाए तो याद रखिएगा आपको सेट प्रैक्टिस लगाना है। सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है आप किस चीज का तैयारी कर रहे थे। जब आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाए, जो चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उस चीज का सेट प्रैक्टिस भी लगाना है कंप्लीटली। अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूछता है तो 150 क्वेश्चन, लगातार तब तक सेट प्रैक्टिस करना है जब तक एग्जाम क्रैक ना हो जाए। यही मूल मंत्र है। अब इतना मूल मंत्र नहीं देंगे। आइए आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो वर्बल रीजनिंग का होगा। सिलेबस ऑफिस से आपको मिल जाएगा या मिला भी होगा इंक्वायरी के समय। रीजनिंग की फी की बात करेंगे तो 450 रुपया में ऑफर फी है, कंप्लीट रीजनिंग है, और 999 रुपया में कंप्लीट मैथ है। चलिए आज हम लोग वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है ना, इसको कोई वर्बल में रख देता है, कोई नॉन वर्बल में भी रख देता है, क्योंकि इसमें चित्र और भाषा दोनों छिपा हुआ है। इसलिए इसको वर्बल भी कोई कह देता है, कोई नॉन वर्बल भी कह देता है। चैप्टर का नाम हेडिंग लगाइएगा डाइस। कॉपी एकदम फ्रेश होना चाहिए सभी विद्यार्थी का, भाषा अच्छे से लिखिएगा। डाइस, डाइस का हिंदी होता है पासा। डाइस का हिंदी क्या होता है? पासा। अब लिखना बंद कर दीजिएगा और केवल समझिएगा। डाइस बहुत बच्चे को बनाने नहीं आता है। 3 तरीका से सिखाएंगे डाइस बनाने के लिए। पहला, आप इस प्रकार से स्क्वायर खींच दीजिएगा। स्क्वायर के ऊपर छोटा सा बक्सा दे दीजिएगा
इसको कोर इससे मिलाइए, इसका कोर इससे मिलाइए, इसका कोर इससे मिलाइए, तो ये हुआ डाइस का फिगर। नहीं तो नहीं समझ में आया, इस प्रकार से कीजिए, एक मंदिर ऊपर बनाइए, एक मंदिर नीचे बनाइए और इस प्रकार से y लिख दीजिए। दूसरा डाइस का फिगर ये हुआ। और तीसरा कलाकार ही नहीं है तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहां पर अंक लिख दीजिएगा, काम तमाम है। बात समझ रहे हैं ना? ताकि बच्चा को डाइस का फिगर देखिएगा, वो कुछ से कुछ करने लग जाता है, वैसे ऐसे करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे, ये तो रॉन्ग डिफिनेशन हो जाएगा। क्योंकि डाइस का डिफिनेशन कहता है कि डाइस एक त्रियामी फिगर होता है, डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर का नेचर क्या होता है कि सामने से 3 फिगर, आपको यहां पे 3 बॉक्स दिखाई दे रहा है। डाइस में कितने बॉक्स सामने से दिखाई देते हैं? कै सतह? कै सतह? 3 सतह सामने से और 3 सतह पीछे छिपा हुआ होता है। तो आप बोलिएगा डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है? कै सतह सामने से दिखाई दे रहा है और कै सतह पीछे छिपा होता है, तो टोटल 3 और 3 6 सतह। फॉर एग्जाम्पल, डाइस का शुद्ध हिंदी होता है लूडो गोटी। गांव देहात में देखते होंगे लूडो गोटी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? अब समझिएगा, जब लूडो गोटी खेलते हैं उस पे देखते होंगे कहीं 1 लिखा रहता है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, 5, कहां तक लिखा रहता है? 6 तक लिखा रहता है। इसका मतलब है लूडो के पासा में टोटल 6 सतह होता है। कितना सतह? 3 सतह सामने से दिखाई देता है। कै सतह सामने से और कै सतह पीछे छिपा होता है? तो 3 और 3 बराबर। तो एक लूडो में टोटल 3 सतह सामने से और 3 सतह उसके पीछे छिपा होता है। अब बातों को समझिएगा। डाइस में याद रखिएगा, डाइस का हिंदी होता है पासा। अगर डाइस की बात करेंगे तो डाइस को 2 भागों में बांटा गया है। डाइस को कितने भागों में बांटा गया है? 2। डाइस को कितने भागों में बांटा गया है? 2। डाइस को कितने भागों में बांटा गया है? पहला भाग का नाम है स्टैंडर्ड। अभी छापना कुछ नहीं है। डाइस। और दूसरा जो डाइस उसका नाम है रॉन्ग डाइस। ये रॉन्ग डाइस का 3 नाम है। रॉन्ग डाइस भी बोलता है, इसको जनरल डाइस भी बोला जाता है, इसको नॉन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, लेकिन हमको उतना नाम इसका जानना उचित नहीं है, सारा बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी क्या होता है? मानक पासा। पहले स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन को रट लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा रीजनिंग पढ़ाने का मेरा एक ही तरीका होता है, पहला समझना, दूसरा रटना, तीसरा कॉपी में उतरवाना। क्योंकि अगर आप कॉपी में उतार रहे हैं तो केवल और केवल नोट्स रह जाता है, लेकिन उसी बात को जब आप दिमाग में पूरा एडजस्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कभी वो भूल नहीं सकते। तो आप बताइएगा डाइस को कितने भागों में बांटा गया? स्टैंडर्ड। देखिए स्टैंडर्ड को याद रखने का तरीका, गांव देहात की भाषा में बोलते हैं स्टैंडर्ड गिरी हमारा सामना में नहीं चलतो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। स्टैंडर्ड गिरी झाड़ रहा है जी मेरे सामने में, ज्यादा स्टैंडर्ड बन रहा है। तो बोलिएगा डाइस का पहला पार्ट कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी। हर एक चीज का अपना एक मानकता होता है, हर एक चीज का अपना एक मानकता होता है। उसी प्रकार से डाइस का भी अपना एक मानक है। मानक ये है, स्टैंडर्ड डाइस उस पासा को कहते हैं, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डाइस उस पासा को कहते हैं जिसके 2 विपरीत सतह। विपरीत सतह का मतलब होता है अपोजिट फेस, और सेम फेस।
आप समझिएगा अपोजिट फेस किसे कहते हैं? जो सतह पीछे छिपा हुआ है, तीन सतह सामने दिख रहा है ना, तो पीछे कै सतह, जो सतह पीछे छिपा उसे क्या कहते हैं? अपोजिट फेस। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, हम मोबाइल लिए, मोबाइल का अपोजिट क्या है? ये पीछे हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? अपोजिट का मतलब पीछे, अपोजिट का मतलब जो सतह पीछे छिपा हुआ है उसे कौन सा सतह कहते हैं? अपोजिट का हिंदी ये होता है उल्टा। अपोजिट का मतलब याद रखिएगा, अपोजिट सतह किसे कहते हैं? जो पीछे से दिखाई देता है उसे अपोजिट फेस कहते हैं, और जो सामने तीन सतह दिख रहा है उसे सेम फेस कहते हैं। बोलिएगा डाइस में टोटल कितनी फेस? एक अपोजिट फेस, दूसरा जो सतह पीछे तीन दिखाई दे रहा है उसका नाम, और जो सामने से दिखाई दे रहा है। समझिएगा सभी विद्यार्थी, स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? अगर आप अपने घर में लूडो गोटी देखे होंगे, गोटी, गोटी को मतलब छक्का भी कहते हैं गांव देहात के भाषा में, समझिएगा उसमें एक होता क्या है कि दो विपरीत सतह का योग हमेशा साथ होता है। मानक पासा उस पासा को कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं जिसमें दो विपरीत सतह का योग हमेशा और हमेशा साथ होता है। आप एक बार जा करके लूडो के गोटी को देखिएगा, अगर इस पट्टी एक है तो उसका उल्टा में 6 ही होगा, क्योंकि 1 और 6 बराबर 7। अगर आगे 3 है उसके पीछे 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 बराबर 7। आप एक चीज नोटिस नहीं किए होंगे कि स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग हमेशा और हमेशा 7 होता है। मतलब समझिएगा, अगर ये डाइस है, अगर ये डाइस है, इस पट्टी 3 है तो उसके जस्ट पीछे 4 ही होगा, क्योंकि 3 और 4 बराबर 7। स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं जिसमें दो विपरीत, विपरीत का इंग्लिश अपोजिट फेसों का योग हमेशा 7 हो जाए। कितना हो जाए? तो एक बार आप बोलिएगा, स्टैंडर्ड डाइस में सामने से कि पीछे से? पीछे से। कहां से? दो विपरीत सतह का योग कितना होगा? आगे 3 तो पीछे, ऊपर 1 तो नीचे, बाएं 2 तो दाएं। तो आप समझिएगा स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा। कल कोशिश रहेगा एक डाइस भी लेकर के आने का। समझिएगा स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगर यहां पे 2 है, ऊपर में 2 है ना, तो उसका नीचे कुछ अंक तो होगा ना, जो नीचे दिख नहीं रहा है यहां 5 होगा, क्योंकि 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत। अगर यहां पर 1 है तो उसके जस्ट पीछे क्या होगा? 6। आप लोग बोलिएगा 2 का विपरीत तो 4 का विपरीत। तो आपने क्या देखा कि सभी संख्याओं का विपरीत का योग 7 पूर रहा है। 2 और 5 बराबर 7, 1 और 6 बराबर 7, 4 और 3 बराबर 7। अर्थात अगर पासा में दो विपरीत सतह का योग 7 हो जाए, इफ द सम ऑफ द टू फेसेस इज इक्वल टू 7, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडजेसेंट फेस and another one is called opposite face, then you have to understand that this is called standard dice। तो आप बताइएगा ना, मानक पासा मतलब कौन सा डाइस? मानक पासा मतलब कौन सा डाइस? मानक पासा कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी। मानक पासा में दो विपरीत सतह की सामने वाला सतह विपरीत सतह, विपरीत सतह का योग कितना? 12, 12, 7। 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत। अर्थात हम लोगों ने सीखा है यदि दो विपरीत सतह का योग 7 पूर रहा है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं।
अब याद रखिएगा सभी बच्चे कि एग्जाम में ये स्टैंडर्ड डाइस का सिलेबस केवल और केवल 5 से 10% ही है, क्योंकि एग्जाम में तो बच्चा भी बता देगा, आपको कह देगा, एगो डाइस दे देगा। सबसे पहली बात बच्चे के मन में डाउट होता है, सर एग्जाम में पूछता क्या है डाइस से? अपोजिट। क्या पूछता है? केवल और केवल अपोजिट पूछेगा कि अपोजिट निकालिए। ये तो बच्चों निकाल देगा, दो का विपरीत, 4 का विपरीत, 1 का विपरीत, एक डाइस दे रहे हैं, आप लोग अपोजिट निकाल के दिखाइएगा तो। चलिए सभी विद्यार्थी, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत, क्यों 3? क्योंकि दो विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 4 में कितना जोड़ेंगे? 7। 4 और 3 बराबर 7। तो 2 का विपरीत, क्यों 5? क्योंकि दो विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 7। 2 और 5 बराबर 7। 6 का विपरीत, क्यों 1? क्योंकि 6 और 1 बराबर। अगर स्टैंडर्ड डाइस से क्या अपोजिट पूछेगा आप नहीं निकाल दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस हल्का है, स्टैंडर्ड डाइस, इसलिए इससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे का तादाद ज्यादा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कौन से डाइस से पूछेगा? कौन से डाइस से? रॉन्ग डाइस से पूछेगा। ये 95% आपका सिलेबस में है, ये केवल 5% है। तो स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं जिसमें दो विपरीत सतह का योग कितना? अमिताभ बच्चन केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में, सामने फ्रंट में केवीएस की मैम थी, प्रिंसिपल मैम, जो मुंबई की थी, और अमिताभ बच्चन एक क्वेश्चन पूछते हैं मैडम से कि मैडम जो है 25 लाख रुपया जीत चुकी थी। कितना रुपया? नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लाख के बाद था 50 लाख, क्योंकि 25 के बाद नेक्स्ट लेवल का होता है 50। तो अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछे कि मैडम, यदि एक मानक पासा का ऊपरी सतह पर 3 है तो निचली सतह पर क्या होगा? इसका मतलब 3 का विपरीत क्या होगा? तो मैडम हिचकिचाने लग गई। तो अमिताभ बच्चन तुरंत ओवरलैप किए, मैडम सही जवाब 50 लाख, गलत जवाब 3,25,000। मतलब 25 लाख पे हैं, गलत जवाब दे दिए तो डायरेक्ट कहां आकर के गिरिएगा? 3,25,000। बीच में अगर आप क्विट कर देते हैं, मैच को ड्रॉप कर देते हैं, तो 25 का 25 लेकर आप अपना जा सकते हैं। लेकिन मैडम फिर भी हार नहीं मानी। जैसे ही मैडम बोलने वाली थी, फिर अमिताभ बच्चन बोले सही जवाब 50 लाख, गलत जवाब 3,25,000। अब बीच में अगर ड्रॉप कर दीजिएगा तो 25 लाख। मैडम बोली नहीं, खेलेंगे। मैडम को क्या क्वेश्चन था? यदि एक मानक पासा के ऊपरी सतह पर कितना है तो निचली सतह पर कितना होगा? कितना होगा? 2। 3 और 4 बराबर। तो मैडम बोल दी 2। क्या बोल दी? तो मैडम को मने मन कहे काश मुसलमपुर हाट में आकर के एक बार डाइस पढ़ लेती, तो कितना नुकसान हो गया। कहां 50 लाख, कहां 3,25,000। तो मैडम गलती जवाब देती। तो क्या आप गलत जवाब दीजिएगा? तो आप बोलिएगा डाइस कितने प्रकार के? पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग कितना होता है? कितना होता है? तो लिखिएगा डिफिनेशन, हेडिंग लगाइएगा डाइस, इसके बाद लिखाना शुरू करते हैं, लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा डिफिनेशन, लिखिएगा डाइस को लाल कलम से लिखिएगा, अगर कल से लेकर आइएगा बढ़िया सा कॉपी। डाइस को दो भागों में बांटा गया है। डाइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला, फर्स्ट, नीचे 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 उसके बांटा गया है कि उसके जस्ट नीचे पहला, हाँ, स्टैंडर्ड डाइस, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस,
स्टैंडर्ड डाइस यहां लिखे हैं बोर्ड पर, स्टैंडर्ड का स्पेलिंग STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस। उसका हिंदी मानक लिखिएगा बगल में, मानक पासा। दूसरा रॉन्ग डाइस, दूसरा रॉन्ग डाइस। क्या 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 लिखवाएंगे हिंदी? रॉन्ग डाइस का मतलब गलत पासा, गलत पासा। क्या कोई दिक्कत? अब इससे ज्यादा हम लोग पॉलिश कम मारेंगे कल। आज स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि कल लिखवाएंगे तो एक बार फिर से पुनः रिवीजन हो जाएगा ना। आज लिखवाएंगे तो फिर कल आप भूल जाइएगा। तो याद रखिएगा, क्लास में जो भी पढ़ेंगे, पहला मकसद यह है कि विद्यार्थी को रूम में उतना टाइम नहीं होता है कि वो उस पर समय दे सके, इसलिए मकसद यही रहेगा कि क्लास में ही पूरा रटवा दे, समझा दे, ताकि बच्चा एक बार रूम पे जाएगा, केवल 5 मिनट कॉपी उल्टा देगा, पूरा रीजनिंग आर या पार हो जाएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल।